ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आपका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आप जैसा कि जानते हैं हम रट लीजिए सीरीज कर रहे थे। एमयू क्लास 11 के साइंस एंट्रेंस के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ रट लीजिए सीरीज। ठीक है, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 4 लेकर आए हैं, भाग 4 लेकर आए हैं, जो रट लीजिए सीरीज भाग 4 के नाम से जाना जाएगा। और ये भाग 4 में आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। और इसमें जो है 20 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं पहले की तरह, जैसे और वीडियोस में हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए करते हैं। और आप पिछली वीडियो सेशन में आपका बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। इस प्यार को आगे भी इसी तरीके से बनाए रहिए, सपोर्ट को आगे बनाए रखिए, ताकि हम आपको बेस्ट मटेरियल जो है अवेलेबल करा सके, बेस्ट मटेरियल आपको दे सके, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो वीडियो सेशन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ्री में बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि चैनल पे मिलने वाला कंटेंट जितना भी है वो सब फ्री है, और जल्दी ही आपको कंटेंट प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा। 9 की प्लेलिस्ट, 10 की प्लेलिस्ट, डिस्कशन वीडियोस और MCQs वीडियोस, तो वो आपको अलग से प्लेलिस्ट के रूप में मिलेंगी। जल्दी ही चैनल पे हम काम कर रहे हैं अपने। और किसी भी तरह की समस्या है, किसी क्वेश्चन से संबंधित, कोई डेट से संबंधित, तो हमें लिखिए वहाँ पे, और हमें जो है कमेंट करिए, ताकि हम आपकी जो है समस्या को दूर कर सकें। और किसी स्पेशल चीज़ पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो सेशन चाहते हैं, तो हमें लिखिए, हम उस पर वीडियो सेशन ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ साइंस क्लियर क्लासेस पर, और जो है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ मटेरियल स्टफ मिलेगा। और जितने भी आंसर यहाँ आपको दिए जाते हैं वो सारे के सारे आंसर ऑथेंटिक होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस, एमयू क्लास 11 साइंस एंट्रेंस प्रीवियस क्वेश्चंस, रट लीजिए सीरीज पार्ट 4। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एड्स डिसीज वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंग्लैंड, USA, साउथ अफ्रीका, इंडिया। ठीक है, एड्स को जो है सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, USA में, इंडिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको याद दिलाऊं, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस हमसे ली हैं, हमने उन्हें पढ़ाया है कि एड्स जो था 1989 में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था मद्रास में। ये चेन्नई में डिटेक्ट हुआ था, और इसके लिए एक डॉक्टर्स थी जिनका नाम था डॉक्टर सुनीता सोलेमन। क्या नाम था? डॉक्टर सुनीता सोलेमन। इन्होंने इसको जो है डिस्कवर्ड किया था, डिटेक्ट किया था, और डिटेक्ट करने के बाद बताया था। तो इंडिया में हुआ था ये डिटेक्ट। एड्स की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इंडिया होगा इसका राइट आंसर। पहले का राइट आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। In which respect fates assemble with the carbohydrate? A, presence of carbon, hydrogen, oxygen. B, presence of carbon, hydrogen. C, presence of hydrogen and oxygen. D, presence of carbon, hydrogen, nitrogen. हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फार्मूला है C6H12O6। क्या फार्मूला है? सिंपल C6H12O6। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। उसमें क्या क्या चीज़ है बच्चों? C है, H है, और क्या है? O है। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले ही वाला, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाला आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। थर्ड क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटोमीटर, सिफ्कोमैमनोमीटर और लैक्टोमीटर, नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए सिफ्कोमैमनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी है तो NCERT में एक फिगर थी जिसमें जो आपको ब्लड BP को नापते हुए दिखाया गया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारी डिस्कशन वीडियो देखिए, एक आध दिन में हम डिस्कशन वीडियो डालेंगे ब्लड सर्कुलेशन पे, तो उसमें आप पढ़िएगा। मैं आपको तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ। पोटोमीटर जो नापता है, जो पोटोमीटर मापता है, वो नापता है उसको नमी को, ठीक है, मॉइस्चर को नापता है। और साइक्फोमैमनोमीटर जो है ये आपका नापता है आपके BP को, और लैक्टोमीटर जो है ये आपको नापता है दूध की गुणवत्ता को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर है, सिग्फोमैमनोमीटर। ठीक है,
क्वेश्चन 4 है, इन इंसेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्किन, गिल्स, लंग्स, ट्रैकिया। तो हम जानते हैं बच्चों इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो स्किन होती है, गिल्स क्योंकि जो है मछलियों में होती हैं, और लंग्स जो है ह्यूमन में होते हैं, और ट्रैकिया जो है वो भी ह्यूमन की एक पार्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा स्किन। तो इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं? स्किन से। ठीक है, इसका जो है लास्ट आंसर ये होगा। ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द आर पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ऑफ। देखिए AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट कहलाता है, इसलिए कहलाता है क्योंकि उसे सब ब्लड दे सकते हैं। O भी दे सकता है, A भी दे सकता है, और AB भी दे सकता है। तो इसका जो है A एंड B बोथ दे सकते हैं, दोनों AB भी दे सकता है और O भी दे सकता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव। ये होगा बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन। अब हम 5 क्वेश्चन फिजिक्स के करेंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, एन आंट विच बाइट्स इट इंजेक्ट्स अ सब्सटेंस एक्स विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस एक्स इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। एक चींटी जो काटती है, इंजेक्ट करती है एक सब्सटेंस एक्स को, जिसकी वजह से हमें दर्द और इरिटेशन होता है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस एक्स इज। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या होगा? तो आप जानते हैं वो क्या होता है बच्चों? वो होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। तो हमें इसमें से ढूंढना है SCOH कहाँ पर मिलेगा हमें। देखिए डी वाला ऑप्शन में SCOH लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका D, HCOOH। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? SCOOH इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो डी ऑप्शन था इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में ही पूछा गया था 2011 में। टिक वन ऑफ विच इज़ नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, A डायमंड्स, B क्रिप्टेंट्स, C ग्रेफाइट, D फ्लोरिन्स। तो आपने पढ़ा है A डायमंड भी होता है, B ग्रेफाइट भी होता है, C क्रिप्टेंट और D फ्लोरिन्स। तो C नहीं होता है बच्चों, बल्कि फ्लोरिन्स होता है, और इसका पूरा नाम था बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्या है इसका नाम? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो ये वाला नहीं होता है, तो हमारे ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। ए सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इट्स पीएच इज। एक सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, इसकी पीएच होगी 5, 7, 10, 12। तो अभी हमें यहाँ पे ये समझना है बच्चों कि जो पीएच होगी वो से अगर बेसिक होगी तो क्या होगी? तो 7 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है? रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। तो पीएच जो है क्या होनी चाहिए उसकी? फिर पीएच जो है उसकी 12 होनी चाहिए, क्योंकि वो कैसा है? बेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। उसके बाद 4th क्वेश्चन लेंगे केमिस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ CaCl2 and CaCO3, BCl2 and CaOH whole twice, Cl2 and CaSO4, D Cl2 and CaHCO3। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा NCERT को, तो पढ़ा होगा ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है, एसिड और बेस चैप्टर में ये पढ़ा होगा आपने, और इसका ऑप्शन जो है B बिल्कुल सही है। Cl2 एंड COH होल ट्वाइस से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ब्लीच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। AMU में पूछा था 2010 में क्वेश्चन। A फ्रीजिंग ऑफ वाटर, B रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। इनमें से पूछा है कि क्या चीज़ जो है केमिकल चेंज नहीं है। तो हमने पढ़ा है, पहली वीडियो में पढ़ा था हमने, और अगर नहीं समझ में आया तो ये हमारा वीडियो सेशन देखिए, इसका चैप्टर पूरा हमने डाला हुआ है वीडियो, कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर और रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर के फिजिकल चेंज वो होते हैं जो चेंजेस में जो सब्सटेंस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं अपनी पुरानी स्टेट में। तो अगर रस्टिंग हो जाए किसी आयरन की तो फिर आयरन नहीं बनता, बर्निंग हो जाए पेपर की तो पेपर नहीं बना सकते, डाइजेशन अगर हो जाए फूड का तो फिर डाइजेस्ट फूड को जो है दोबारा से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा A। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये हो गए केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, नाइक्रोम वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 10.4 ohm। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ द 70 ohm। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको याद होगा हमने जब भी क्वेश्चन करा रहे थे आपको, तो हम वहाँ पे आपको बता रहे थे कि जो है रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला होता है, हम इसे ग्रीन बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, चल के हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। डायमीटर है कितना 0.5 mm का, रेजिस्टिविटी है 10⁻⁴, और ये कितना है आपका रेजिस्टेंस है 70 ohm। ठीक है,
रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, हम वैल्यू लगा रहे हैं सीधे सीधे। ये हमें दे रखी 70 ओम है हमारे पास। रो की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 10⁻⁻⁴। एल पूछी है। ठीक है, ए डायमीटर दे रखा है। डायमीटर का जो है आप क्या कर लेंगे, उसे उसमें रेडियस में बदल लेंगे। तो अगर हम फार्मूला लगाएं पाई बराबर पाई आर स्क्वायर एरिया के हिसाब से, तो आर का जो है क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे हमारी आर हो जाएगी। ठीक है, बता दे रहे हैं मिटा के, यहाँ से आर हो जाएगी 0.05/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा। और पाई की वैल्यू हम जानते ही हैं कितनी होती है, 22/7। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा तो हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम उसको आगे मिटा देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, अब हम इसकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, देखिए 70 था आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 22/7 इंटू 0.5/2 0.5/2। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻⁻⁴ इंटू एल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, देखिए ये हो जाएगा बेटा 70 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या बचा, अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई रह गई। ठीक है, ये हो गया 11 5 55। कितना हो गया, 11 5 55 और ये हो गया 25। ठीक है, 0.25। ठीक, और ये हो गया 25 5 125 का 5 12 कैरी 25 5 फिर जो हैगा 125 और 135 और 2 137, यानी 1375। ठीक है, तो 1375 में 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। कितना पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13.75। ठीक है, कितना हो गया, हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ करके हम लिख रहे हैं आगे जाके। 10⁻⁻⁴ इंटू एल बराबर 13.75, ये आपका हो गया। तो एल बराबर अगर करेंगे तो 13.75 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴, इसे ऊपर ले जाएंगे। 13.75 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴, तो ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13.75 के आगे जो है 4 ज़ीरो लगा लीजिए। कितने लगा लेंगे, 4 ज़ीरो, 137500, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर हम साफ करके लिख लें तो हमारा आंसर ये होगा 137500, पॉइंट लगा दी यहाँ। अब मान लीजिए हम पॉइंट को अंदर लेके आना चाहते हैं 5 के पास। किसके पास लेके जाना चाहते हैं पॉइंट को, तो कितने डिजिट चलना पड़ेगा, 3 डिजिट चलना पड़ेगा, 1 2 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 137.5 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, ये इसका जो है राइट आंसर हो गया। और इसका आंसर जो होगा वो सी वाला है। ठीक है, हमें तो आंसर कौन सा हो गया इसका, सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। सी आंसर जो है 9 का सी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ले लेंगे। The direction of the force of an electric current carrying conductor in a magnetic field can be obtained A by Fleming's right hand rule, B by Fleming's left hand rule, by measuring only the value of the current flowing through the conductors, D by noting the डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है किससे ऑब्टेन किया जाए।
ये ऑब्टेन किया जाता है बच्चों बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका जो 11th का बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नेटिक फील्ड इन द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज 0 और डिक्रीज एज वी मूव टुवार्ड्स द एंड्स, इंक्रीज एज वी मूव टुवार्ड्स द एंड, इट इज़ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट सोलेनॉइड में जो वो होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा जो है कांस्टेंट होती है एवरी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला, डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन लेंगे। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज, AC generator has an electromagnet while a DC generator has a permanent magnet. DC generator generates a higher voltage, AC generator generates a higher voltage. D, AC generator has slip ring while the DC generator has commutator। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये MU में पूछा जाएगा इस बार इंशाल्लाह। एक ही बच्चों बेसिक फ़र्क होता है कि जो AC जनरेटर होते हैं उसमें स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि जो DC जनरेटर होते हैं उनके अंदर कम्यूलेटर लगा होता है। तो इसका डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज़ दैट, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हैगा कि AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं, DC जनरेटर में जो है कम्यूलेटर लगा होता है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स। The principle of electromagnetic induction used in generation of electricity, calculation of magnetic field around a bar magnet, calculation of force between the charged particle, calculation of voltage drop across the resistance in a circuit। ये आपसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस काम में आता है? जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी के, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के। तो ये काम आता है बच्चों जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 का ए बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन हो गए आपके फिजिक्स के। विंडो इस्लामिक के क्वेश्चन हम और करेंगे। रियल नेम ऑफ नूरजहाँ वाइफ ऑफ जहांगीर वाज मेहरुन्निसा माहिनूर कैसर जहाँ जोधाबाई। तो रियल नेम ऑफ जो नूरजहाँ था, जो जहांगीर की बीवी थी, उनका नाम मेहरुन्निसा था और इन्होंने मुग़ल सल्तनत को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इनका नाम था मेहरुन्निसा। पहला क्वेश्चन इंडो इस्लामिक से था। सेकंड क्वेश्चन लेंगे इंडो इस्लामिक से। अंडर हुज रीजन डिड मॉस्क्यू बिल्डिंग रीच इट्स पीक? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगज़ेब। किसके रीजन में मॉस्क्यू की जो बिल्डिंग थी वो अपनी ऊंचाई को पहुंची? बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो शाहजहां होगा। सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि शाहजहां जो थे बहुत ज़्यादा निर्माण के शौकीन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इंडो इस्लामिक से। द मुग़ल एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाई ए जहांगीर, बी हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो आप जानते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर थे बाबर, वही इंडिया सबसे पहले आए थे और उन्होंने ही जो है इसकी जो है नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द हज़रत निज़ाम अमीर खुसरो वाज द डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, रन ऑफ देवब। तो हज़रत अमीर खुसरो जो है उर्दू के बहुत बड़े पोएट हैं, उन्हें उर्दू का बाब आदम माना जाता है। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, MU ने पूछा था ये 2006 में। इसका राइट आंसर होगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनके ये डिसिपल थे, मानने वाले थे, अनुयायी थे, जिनका मज़ार दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इंडो इस्लामिक से, वो भी हम कर लेते हैं। ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडो इस्लामिक पोइट्री इन द मेडिवल पीरियड वाज अमीर खुसरो, उमर खय्याम, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर। इनमें से कौन जो है इंडो इस्लामिक पोइट्री को, मेडिवल पीरियड को दिखाता है? तो इसमें से मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत की भी रचना की थी। 33 का सी, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद था फिल्म पर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इंडो इस्लामिक का। तो फ्रेंड्स ये था रट लीजिए सीरीज़ भाग 4 और इसमें MU प्रीवियस क्वेश्चन को हमने शामिल किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, सारे आंसर ऑथेंटिक है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डिफरेंस लगता है तो आप हमें लिखें और जो है हमें बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हुआ या कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है आपके अनुसार गलत लगा, तो हमें लिख के। वैसे इसके सारे आंसर ऑथेंटिक हैं और आपने पूरी वीडियो देखिए और उसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में बेनिफिट उठा पाएँ और जो है MU के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ आसानी से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।